फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में। प्लीज मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। नाउ द टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत से चेंजेस नजर आते हैं जिनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज एंड सेकंड बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? दीज आर द चेंजेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड। These are the changes which can be reversed is called physical change। जो changes हमारे रिवर्सिबल होते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर कैसे? हम वाटर से क्या बना सकते हैं? आइस। आइस को कुछ समय तक हम सराउंडिंग एरिया में रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। दिस इज नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ केमिकल चेंज, दीज आर द चेंज व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स। जो रिएक्शन हमारी इरिवर्सिबल होती है उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे? जब भी हम क्या करते हैं, आयरन को सराउंडिंग एरिया में रख देते हैं तो उस पे क्या होता है? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। दीज आर द टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आर द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन is the process in which two or more substance combine to form a new substance। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं न्यू सब्सटेंस को। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, तो हमें क्या प्रोड्यूस करेंगे? वाटर, यानी कि H2O। जो हमारा H2 प्लस O2 है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट एंड दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होते क्या है और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में यूज करते हैं और प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? राइट साइड में। ये हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करते हैं और ये करते हैं हम राइट हैंड साइड में। जब भी हमें किसी भी रिएक्शन को ऑब्जर्व करना होता है, जो हमारे लेफ्ट साइड के जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट और जो राइट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? दिस सब्सटेंस which take part in chemical reaction are called reactant। जो किसी भी रिएक्शन के जो ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच आर बी फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यानी कि जो रिएक्शन के जो राइट हैंड साइड में जो ये पार्ट होगा सब्सटेंस का, केमिकल रिएक्शन जो फॉर्म्ड होगा रिएक्टेंट से जो हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे आते हैं रिएक्टेंट एंड राइट साइड में हमारे आएंगे राइट हैंड साइड में आएंगे हमारे प्रोडक्ट्स। Now another topic is change occur during the chemical reaction। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? फर्स्ट चेंज आता है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, तो यानी कि ये सब स्टेट्स आएंगे, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, यानी कि ये चेंजेस आएंगे। नाउ सर चेंज इन कलर। चेंज इन कलर जब हमारे पास जो सब्सटेंस होगा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जब रिएक्शन होती है दोनों को क्या होगा? कलर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। थर्ड आता है गैस। गैस, इवैल्यूएशन ऑफ द गैस। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें से क्या होते हैं ना, कुछ गैसें क्या होती है? इवोल्वेट होती है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। जब रिएक्शन होती है तो उनमें क्या होता है? प्रेसिपिटेट, यानी कि पीपीटी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर में भी क्या आएगा? रिएक्शन होती है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद सब्सटेंस की स्टेट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड। और दूसरा चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है चेंज इन कलर। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कलर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा जो चेंज हमें देखने को मिल सकता है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें गैस निकलती हुई दिख सकती है। चौथा चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल सकता है। और पांचवा और लास्ट चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें प्रेसिपिटेट निकलते हुए दिख सकता है। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी भी सिंबॉलिक और फॉर्मूले की हेल्प से राइट डाउन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी जैसे मीथेन CH4 में हमने क्या डाला, O2 रिएक्शन करने के बाद क्या मिला, CO2 प्लस और वाटर। हम इसको लिखते कैसे हैं? हमने क्या किया, सबसे पहले एक सिंबॉलिक फॉर्म लिया, फॉर्मूले लिए, उसको हमने रिप्रेजेंट करके इस तरीके से। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो हमारे राइट हैंड साइड में होंगे उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी कि इक्वेशन को लिखना कि सिंबॉलिक और फॉर्मूले की फॉर्म में ही हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमारी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, सेकंड होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस और बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? जब हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है वो ऑलवेज सेम होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जब हमारे किसी भी रिएक्शन के एटॉमिक मास मतलब कि जो हमारे रिएक्टेंट साइड का एटॉमिक मास होगा और प्रोडक्ट साइड का वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब मैं अनबैलेंस और बैलेंस को आपको रिएक्शन के से आपको समझाऊंगा। कोई भी इक्वेशन की आयरन में हमने क्या डाला, वाटर, तो आयरन क्या बन गया, ऑक्साइड प्लस ऑफ H2 गैस हमारी क्या होगी, रिलीज। नाउ अभी क्या है हमारे पास, ये अभी रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो आयरन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर एटम कितने हैं, 3 है। यहाँ पर H2 के 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 2। यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट साइड में है वो नॉट इक्वल है किसके, प्रोडक्ट साइड के। तो अभी ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड। अभी रिएक्शन क्या है हमारी, अनबैलेंस्ड। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब हमारे पास Fe प्लस ऑफ H2 रिएक्शन होने के बाद Fe3O4 प्लस ऑफ। अब स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर कितने हैं, 1, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हमारे पास Fe कितने हैं, 3। आयरन की जो एटम्स है वो 3 है। हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ H2 हमारे पास 2 है, H2 इस तरह भी प्रोडक्ट साइड में हमारे 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, और यहाँ पर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में O1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो गए, 4, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। नाउ अनदर वे, हमारे पास जो H है, H की अमाउंट हमारी 8 हो गई। अब हम इसको रिएक्टेंट साइड में H की अमाउंट कितनी होगी, 8, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितनी है, 2। तो इस तरह भी हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो नाउ सभी हमारे पास क्या है, Fe की वैल्यू 3 है, हाइड्रोजन की 8 है, ऑक्सीजन की 4 है, यहाँ भी 3 प्रोडक्ट साइड और ऑक्सीजन की 4 हो गई और हाइड्रोजन की हो गई है। तो हमारा जो मास का एटम का जो एटम्स है हमारे वो क्या हो गए, इक्वल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी को हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल लिया पोटेशियम। पोटेशियम में क्या डाल दिया, वाटर। दिस इज नोन एज रिएक्टेंट साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिस इज नोन एज प्रोडक्ट साइड। यानी कि अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एटम्स का मास है वो इक्वल करना है। स्टार्टिंग में जो रिएक्शन है वो क्या है हमारी, अनबैलेंस्ड। क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर पोटेशियम की वैल्यू कितनी है, 1, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। अगर पोटेशियम की होगी 1, ऑक्सीजन की 1 और हाइड्रोजन की क्या होगी, 1, और हाइड्रोजन की यहाँ पर है 2 वैल्यू। टोटल कितनी वैल्यू होगी हमारे पास 3। अब हम क्या करना है, हम इनको बैलेंस करके चलना है।
ऑक्सीजन भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये टोटल वैल्यू होगी 3। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ 4 होने के इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेशियम की वैल्यू होगी 2, ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की होगी 2, ये भी 2, यानी कि 2 2 4 हाइड्रोजन 2 हो गया हमारे। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, ये 2 ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी 2, पोटेशियम की कितनी होगी 2, तो यहाँ से 2 से अब ये जो रिएक्शन थी अब ये किसी में कन्वर्ट हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो हम किसी भी रिएक्शन को अनबैलेंस से बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल्ड मेथड, हिट एंड ट्रायल्ड मेथड में। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू वी नीड द बैलेंसिंग इक्वेशन, हमें बैलेंसिंग इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब इसके लिए हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट के मास के। तो पर ये कब होगा, जब हमारे रिएक्टेंट के जो एटम्स होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे प्रोडक्ट के एटम्स के एटम। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के अंदर एटम का नंबर सेम होता है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए, और ऐसा तो तब होगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के अंदर एटम का नंबर सेम हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई ही नहीं होगा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई स्पेसिफिक मेथड तो है नहीं, इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ रिएक्शन को बैलेंस करके बैलेंसिंग को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं जिसमें Fe यानी कि आयरन और वाटर जो है वो मिलकर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अंदर एटम का नंबर सेम नहीं है और ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब हमें किसी भी तरह से इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम करना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। आपको ये बात याद रखना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमें जो चेंज करना होता है तो हम हर एक एलिमेंट या कंपाउंड को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और जो कुछ भी मल्टीप्लाई या कोई भी चेंज करते हैं वो पूरे ब्रैकेट पर होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पर। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एक कॉलम में एलिमेंट का नाम और अगले कॉलम में रिएक्टेंट के एटम का नंबर और उससे अगले कॉलम में प्रोडक्ट के एटम का नंबर लिख लेते हैं। तो हम इस रिएक्शन के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन को। तो आयरन के रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3 एटम है। तो अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह से आयरन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम कर सकते हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट के आयरन जिसमें कि 1 एटम है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम का नंबर सेम हो जाएगा और आयरन बैलेंस हो जाएगा। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पहले से ही 2 एटम है और ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। तो अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4 एटम है। तो अगर हम रिएक्टेंट के ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अकेला नहीं है, वो पूरे कंपाउंड की फॉर्म में है, और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे कंपाउंड पर होगा, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो पहले से बैलेंस था वो 4 का मल्टीप्लाई करने पर अनबैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 8 एटम हो जाएंगे और प्रोडक्ट में रह जाएंगे 2 एटम। तो अगर हम प्रोडक्ट के हाइड्रोजन जिसमें 2 एटम है उसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो केमिकल रिएक्शन 6 टाइप की होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Now the another topic
इस केमिकल रिएक्शन हमारे सबसे पहले लेते हैं कंबाइंड रिएक्शन को। सबसे पहले हम लेते हैं कंबाइंड रिएक्शन। कंबाइंड रिएक्शन क्या होती है? टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस को बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन डाला, उससे हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो कंबाइंड रिएक्शन तीन तरह से होती है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। हम एलिमेंट प्लस एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? एलिमेंट है दोनों, और मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। नाउ कंपाउंड प्लस कंपाउंड, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो हमें क्या है? कैल्शियम बाय कार्बोनेट। यानी कि कंपाउंड आपस में मिलकर हमें क्या परफॉर्म कर रहे हैं? कंपाउंडिंग। थर्ड टॉपिक आता है हमारा एलिमेंट प्लस कंपाउंड। हमने स्टार्टिंग में एलिमेंट लिया और 2s2 इस कंपाउंड, हमें क्या मिलने लग रहा है? 2SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। एलिमेंट प्लस कंपाउंड आपस में मिलकर कौन सी रिएक्शन करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड केमिकल रिएक्शन आती है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज द जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है हमारी, ये हमेशा इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। ये होती है थ्री टाइप से। फर्स्ट इज thermal decomposition, second is photo decomposition and third is electrolytic decomposition. thermal decomposition आती है absorption of heat से, photo decomposition absorption of light से, and electrolytic decomposition होती है when current is pass the reaction. फर्स्ट क्या आते हैं? हमने मरकरी ऑक्साइड लिया, उसको डायरेक्ट हीट किया, वो मरकरी प्लस ऑक्सीजन में हो गया। यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से होती है। फोटो डीकंपोजिशन क्या होती है? जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी उसको बोलेंगे फोटो डीकंपोजिशन। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में तो जब हम किसी भी सब्सटेंस में से करंट पास करते हैं तो उससे जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। नाउ द अनदर टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? वो केमिकल रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर वहां पर खुद आ जाता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द रिएक्शन, the chemical reaction in which more reactive element take place of the less reactive element of the compound is known as displacement reaction। कि जिंक ने रिएक्शन किसके साथ की? कॉपर सल्फेट के साथ प्रोड्यूस किया, जिंक सल्फेट एंड कॉपर को क्या कर दिया? बाहर। नाउ जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसीलिए क्या कहता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि इसने क्या किया? इस यहाँ से कॉपर को हटा के यहाँ पर खुद आ गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट को, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट the reaction in which the one element take place to the another element of the compound is called single displacement। यानी कि क्या होता है? जब कोई भी एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट को टेक प्लेस, उसके प्लेस पे आके बैठता है, उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। कि मैग्नीशियम ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की, यहाँ से कॉपर को बाहर निकाल दिया और यहाँ पर क्या गया? मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल द टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। यानी कि दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, हमने यहाँ के दोनों के आयन क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, तो यहाँ से क्या आ गया? सोडियम, यहाँ से आ गया नाइट्रेट। तो इसने क्या बोल दिया? सिल्वर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड अलग कर दिया। उसके बाद होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एन aqueous solution of an acid react with a base by exchanging of the ion
टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर। यानी कि क्या कहता है, कोई भी एक्वा सॉल्यूशन होगा जिसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट कराने के बाद जो हमें आयन एक्सचेंज होंगे उनसे हमें साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। नाउ हमने क्या किया, एक एसिड लिया H2SO4, बेस लिया NaOH, अभी दोनों ने आयन को एक्सचेंज किया, आयन एक्सचेंज किया, सोडियम सल्फेट बना और वाटर क्या हो गया, रिलीज। दिस इज नोन एज साल्ट एंड वाटर। ये होता है आपका एसिड, ये होता है आपका बेस। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन दिस रिएक्शन इन व्हिच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन एज अ सॉलिड। यानी क्या कहता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल जो वाटर में डिसोल्व नहीं होते, उनको सेपरेट आउट करके जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है उससे जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट में हमने क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड डाला। यहाँ से क्या, ये लेड ने आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर ली और इससे बना दिया लेड आयोडाइड। ये क्या, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गए और पोटेशियम नाइट्रेट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ही। इसमें रिडॉक्सेशन क्या कहता है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडाइजिंग होगी गेन ऑफ ऑक्सीजन से एंड रिडक्शन होगी लॉस ऑफ ऑक्सीजन से। जब किसी भी रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, गेन। ऑक्सीजन जब हमारी क्या होगी, गेन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड रिड्यूस होगी, वहां पर क्या होगी, लॉस होगा, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन ली कॉपर ऑक्साइड में, वो H2 डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर प्लस H2। अब यहाँ से देखो कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। दिस इज नोन एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। H2 से हमारा H2O बन रहा है, यानी कि क्या ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब हम करते हैं एजेंट की बात। एजेंट में क्या होगा, यानी कि ये क्या थी, इसके पास ऑक्सीजन थी, तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड था, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग। यानी कि क्या करेगा, लॉस करेगा ऑक्सीजन को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ये गेन करेगा, यानी कि इसके पास H2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एजेंट। जो हमारी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग होगी उसके जो सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन में होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में आएगा रिड्यूसिंग, लॉस ऑफ होगी, जो गेन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, उसको बोलेंगे। दिस इज द टॉपिक ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ द अनदर टॉपिक इज और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, विद लिबरेशन ऑफ हीट। जो हम रिएक्शन करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी कंपाउंड या कंपाउंड, जो हमें हीट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को एब्सॉर्ब करके जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। यानी कि N2 प्लस O2 में क्या की, हीट ऐड की और इससे हमें क्या मिल गया, 2Na 2NO। दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। These are the very important exothermic and endothermic reaction. कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन में क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी मेटल होगा, जब हम उसको सराउंडिंग एरिया में रख देते हैं तो वो क्या करती है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे वो क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कोरोजन। नेक्स्ट आता है आपका रेंसिडिटी। जब हम क्या करते हैं, अपने फूड को, ऑयली सब्सटेंस को हम क्या कर देते हैं, कुछ टाइम पीरियड तक बाहर रखते हैं, उसको ऐसे रख देते हैं तो उसमें स्मेल होनी स्टार्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। के आखिरी टॉपिक को, जो कि है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसका हमारी डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन के हमारी लाइफ में मेनली दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कोरोजन और रेंसिडिटी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कोरोजन को। तो द phenomenon due to which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and other chemical present in atmosphere is called corrosion। मतलब एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो मेटल होता है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है जब वह एयर, वाटर या कोई और केमिकल के कांटेक्ट में थोड़े लंबे समय तक आ जाता है। जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर।
मतलब सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है और कॉपर पर जो ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो कोरोजन के एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जिसमें आयरन का कलर ब्राउनिश हो जाता है और वह कमजोर हो जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो कोरोजन होता है वो मेटल के लिए काफी हार्मफुल साबित होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कोरोजन होता है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो कोरोजन के कारण काफी मात्रा में कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, स्पेशली जो मटेरियल जो आयरन से बने हुए होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे काफी मात्रा में आयरन का नुकसान होता है। और इसी तरह से सिल्वर और कॉपर भी खराब हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम कोरोजन से मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम मेटल को कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि पेंटिंग। जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं अगर हम उन पर पेंट कर देते हैं तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और कोरोजन से प्रिवेंट रहेंगे। और जो सिल्वर होता है उसे हम बाहरी एटमॉस्फेयर से दूर रखकर और उसकी रेगुलर क्लीनिंग कर कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और कॉपर को हम बेकिंग सोडा और सॉल्ट के पेस्ट बनाकर उसकी रेगुलर क्लीनिंग करके उसे भी हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके केस में कोरोजन हार्मफुल नहीं होता है, बल्कि फायदेमंद होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन के दूसरे इफेक्ट को, यानी कि रेंसिडिटी को। तो आइए जानते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो फूड मटेरियल में ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे फूड का टेस्ट और उसकी स्मेल खराब हो जाती है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि रेंसिडिटी के कारण जो फूड मटेरियल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम फूड मटेरियल्स को उन्हें हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो वो मेथड कौन कौन से होते हैं? बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। मतलब कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, जिससे जो फूड मटेरियल्स हैं वो डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे और वे रेंसिडिटी से प्रिवेंट रहेंगे। और दूसरा मेथड है बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। मतलब कि जो पका हुआ खाना होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिससे फूड रेंसिडिटी से प्रिवेंट रहता है। और तीसरा मेथड है बाय अवॉइडिंग कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। मतलब जो पका हुआ खाना होता है और जो फूड मटेरियल होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखकर रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और चौथा और आखिरी मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब जो फूड मटेरियल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके हम उन्हें रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही क्लास 10th की साइंस की वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।